नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मनी 9। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। और मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि सोमवार की बड़ी गिरावट के बाद मंगलवार को एक रिकवरी की कोशिश हुई, मजबूत ओपनिंग हुई, लेकिन उस मजबूती को, उस रिकवरी को बाजार थामने में, उसको रोकने में कामयाब नहीं रहे और आखिरकार पूरी बढ़त गंवाकर लाल निशान में और दिन के निचले स्तर के आसपास ही बाजार में क्लोजिंग देखने को मिली। तो 3 दिन से जो बाजार में गिरावट हो रही है, क्या वो आज रिकवरी में बदलती हुई दिखेगी? आज किन सेक्टर्स, किन शेयरों में पैसा बनता हुआ दिखेगा? इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोलकाता से मार्केट एक्सपर्ट संतोष सिंह जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मनी 9। Thank you, Sandeep ji, for having me on your show. Thank you. तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो 3 दिन का जो गिरावट का सिलसिला है उसका जरा आपको एक जिस्ट दे देते हैं, फिर बातचीत करते हैं कि निफ्टी के लिए कौन से लेवल हैं जो कि आज के लिए इंपॉर्टेंट है और निफ्टी को ट्रेड कैसे करना है। जैसे मैंने कहा, बाजार में लगातार 3 दिन से हम देख रहे हैं कि गिरावट के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिल रही है। सोमवार को भारी भरकम गिरावट थी, मंगलवार को एक रिकवरी की कोशिश जरूर बाजार में देखने को मिली, लेकिन वो फिजल आउट होती हुई दिखी और आखिरकार बाजार लाल निशान के साथ ही बंद होते हुए दिखे। निफ्टी की जहां तक बात है, 63 अंक गिरकर बंद हुआ, सेंसेक्स 166 अंक। बैंक निफ्टी में करीब करीब 350 अंकों की कमजोरी के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी है। निफ्टी में हमने देखा कि दिन के दौरान 24,382 का जो इंट्राडे हाई है वो बन गया था, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें हाई से करीब करीब 400 अंक फिसल कर निफ्टी में जो क्लोजिंग है वो बनती हुई दिखी है। निफ्टी में इनफैक्ट हमने देखा कि 24,000 का जो लेवल है वो भी ब्रीच होता हुआ दिखा क्लोजिंग के हिसाब से, और 26 जून के बाद पहली बार हुआ है जब निफ्टी में 24,000 का जो लेवल है उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पर हमने देखा कि निफ्टी में 24,000 का जो लेवल है वो ब्रीच होता हुआ नजर आया भी है। सेंसेक्स की बात करें तो इंट्राडे में ऑलमोस्ट हमने 80,000 का लेवल छू लिया था, लेकिन 89,852 जो आज का इंट्राडे, माफ कीजिए कल का इंट्राडे हाई था, वहां से 1250 अंकों से ज़्यादा की गिरावट लेकर हमने देखा सेंसेक्स में जो क्लोजिंग है वो बनती हुई दिखी। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है तो सेंसेक्स से तो कम, लेकिन फिर भी हायर लेवल से करीब करीब 950 अंकों की जो गिरावट है वो बैंक निफ्टी में भी हायर लेवल से देखने को मिली। 50,688 का इंट्राडे हाई था जो कि बैंक निफ्टी में हमने बनता हुआ देखा। और इंडिया विक्स जो कि सोमवार को 60% से ज़्यादा उछल गया था, कल यानी कि मंगलवार को 8% की गिरावट लेकर यहां पे क्लोजिंग बनती हुई दिखी है। तो ओवरऑल इंडिया विक्स जरूर हमने देखा वॉलेटिलिटी नीचे आती हुई दिखी है, लेकिन बाजार में हायर लेवल्स पे सस्टेन कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। सर, 26 जून के बाद पहली बार हमने देखा क्लोजिंग बेसिस पर 24,000 का लेवल भी निफ्टी में ब्रीच हो गया। हायर लेवल्स पे देखें जो हमने 25,078 के जो ऑल टाइम हाई बनाए थे वहां से तो अब निफ्टी की जहां तक बात है तो 1100 अंकों के आसपास की जो गिरावट है ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। क्या राय देंगे सर आप निफ्टी में अब? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ी कमजोरी बनी हुई है, और जिस तरह से मार्केट जो है, इंटरनेशनल मार्केट के जो संकेत हैं, जियोपॉलिटिकल जो न्यूज़ है, इसराइल के फ्रंट से या ईरान के फ्रंट से है, फिर हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से है, और कह लें कि जो येन कैरी ट्रेड का एक कैस्केडिंग इफेक्ट मार्केट में है, तो ये तमाम चीज़ों के कारण मार्केट कमज़ोर है, सहमा हुआ है। डेफिनेटली आज के दिन अगर आप देखें, निक्केई में काफ़ी बड़ा जंप था, काफ़ी अच्छा रिबाउंड था, लेकिन हमारे मार्केट में जो शुरुआती जो दौर पे जिस तरह से हमको उछाल मिला वो हम लास्ट तक नहीं रख पाए। तो इसका मतलब है कि जो कैरी ट्रेड होगा, हो सकता है कि अगर इंडियन मार्केट में जो एक्सपोजर है वहाँ पर कुछ बिकवाली के दबाव देखे जा रहे हैं, उसके कारण कि मार्केट में नीचे है। निचले स्तरों पर मुझे लगता है कि जो प्रीवियस जो कि कल के लो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 20 डीएम में वहाँ पर है सपोर्ट के रूप में, जो कि 23,860 के आसपास है। अगर उसके नीचे मार्केट खिसकता है तो मुझे लगता है कि सपोर्ट फिर कहीं ना कहीं जो है काफ़ी नीचे होगा, और 23,100 के पास जाने की संभावना बढ़ सकती है। करेक्टिव मोड में है, अभी भी कोई चार्ट पर इस तरह के सिग्नल नहीं दिख रहे हैं कि अभी यहाँ से रिवर्स हुआ है, अनटिल अनलेस मार्केट में कोई जो है इम्पैक्टफुल चीज़ जो है या फैक्चुअली दिखे कि मार्केट ऑलरेडी जो है प्राइस वाइज रिवर्स हो चुका है। और रिवर्स होने के लिए मुझे लगता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा वो 24,250 कहीं ना कहीं अगर उसके ऊपर जाकर मार्केट बंद होता है स्पॉट पे, तब जाकर ये चीज़ देखने को मिलेगी कि शायद मार्केट जो है फॉर द टाइम बीइंग जो है एक एक जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बड़ा गैप भी क्रिएट कर चुका है मार्केट वाइल जो है मूविंग डाउनवर्ड्स। तो ये चीज़ें देखनी होगी। और अगर एडवांस डिक्लाइनिंग की बात करें तो आज के मार्केट में भी कमजोरी काफ़ी हद तक थी, क्योंकि 1,700 डिक्लाइन थे, 985 के करीब जो है वो एडवांसेस थे। तो वहाँ सर मतलब ब्रॉडर मार्केट में भी जो मंदी थोड़ी गहराई है। तो देखना होगा कि मार्केट अपने इम्पॉर्टेंट लेवल पर किस तरह से बिहेव करता है।
और साथ ही अगर आप देखें कि छोटे मझोले शेयर में काफ़ी बिकवाली है, तो हम्म। सावधानी कॉशन मुझे लगता है कि काफ़ी बरतना चाहिए। जहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर अच्छी कंपनियां काम कर रही हैं और वैल्यूएशंस अगर स्क्रीमिंग बाय हैं, तो डेफिनेटली धीरे धीरे एक्यूमुलेट भी करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। ठीक है, आपने छोटे मझोले शेयरों की बात करी, मैं उन पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा एक कमजोर कड़ी की बात कर लेते हैं और वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें सर, हायर लेवल से करीब करीब 950 अंकों का जो गोता है वो लगाकर हमने क्लोजिंग कल के सेशन में बनती हुई देखी है। तो चाहे पीएसयू बैंक्स देखें चाहे प्राइवेट बैंक्स देखें, दोनों ही तबके कमजोर होते हुए दिखे हैं। और बैंक निफ्टी को लेकर आपकी क्या राय है सर? देखिए, बैंक निफ्टी में डेफिनेटली जो है इस क्वार्टर में अगर आप रिजल्ट्स को देखेंगे तो थोड़ी सी जो है कंप्रेशन देखने को मिला है निम्स के ऊपर में। बहुत सारे बैंकों में निराशाजनक रिजल्ट्स रहे हैं, लेकिन लंबी अवधि का नज़रिया आपको है तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अगर थोड़ा सा भी यहाँ से और करेक्ट करता है, मतलब थोड़ा, मतलब इन सेंस लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है। एटलीस्ट मुझे लगता है कि 48,500 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। अगर उसके आसपास कहीं भी बैंक निफ्टी दिखता है आपको, तो धीरे धीरे चुनिंदे जो अच्छे बैंक्स हैं वहाँ पर आपको एक्यूमुलेशन धीरे धीरे करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो ये बैंकें भी काफ़ी रिजनेबली वैल्यूड हो सकती हैं। ठीक है, तो 48,500 के आसपास अगर बैंक निफ्टी दिखे तो सिलेक्टिवली कुछ बैंक्स में धीरे धीरे आप खरीदारी शुरू कर सकते हैं। कुछ सेक्टर्स की बात करें जहां पे कल के सेशन में काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा था, तो उसमें पीएसयू बैंक, जैसे मैंने हाईलाइट किया भी, पीएसयू बैंक्स के अलावा प्राइवेट बैंक्स भी कमज़ोर थे। इसके अलावा पीएसयू ये एक तबका है जो कि पिछले 3-4 दिन से लगातार कमज़ोर हो रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल और ऑटो इंडेक्स, इसमें सबसे ज़्यादा गिरावट कल के सेशन में देखने को मिली। जो सपोर्ट आ रहा था या फिर जहां से गेंस बनते हुए दिखे, उसमें अगर आप देखेंगे तो रियल्टी, आईटी और मेटल, इन तीनों सेगमेंट्स में हमने देखा है जो कमजोरी थी सोमवार की वो रिकवरी में बदलती हुई दिखी। और इसके साथ साथ मीडिया और एफएमसीजी तो सोमवार को भी ऑलमोस्ट फ्लैट बंद होते हुए नजर आए थे। कमजोर बाजार में भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक थे एफएमसीजी पैक से जहां पे हरे निशान के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। तो ये कुछ ऐसे तबके हैं जो कि कल के बाजार में खरीदारी के रूप में हमने आते हुए देखे। निफ्टी की जहां तक बात है तो 50 शेयरों में से 31 शेयर ऐसे हैं जो कि लाल निशान के साथ बंद हुए, 19 शेयर ऐसे जिनमें हरे निशान के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी। टॉप लूजर्स में अगर आप देखेंगे एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, दो लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कंपनी है। इसके अलावा बीपीसीएल, यहाँ पे भी कमजोरी बनती हुई दिखी। और ब्रिटानिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, टेक महिंद्रा और एलएनटी, ये निफ्टी के टॉप गेनर्स की सूची में सबसे ऊपर आपको नजर आएंगे। तो सर कुछ सेक्टर्स में अगर हम देखें, खासतौर पे अगर हम पीएसयू शेयरों की बात करें और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों की बात करें, तो इनमें जो कमजोरी आ रही है उसको लेके क्या करना चाहिए, क्योंकि पीएसयूज में तो अब डिसाइसिव प्रॉफिट बुकिंग नजर आने लगी है। डेफिनेटली, क्योंकि जहाँ पर बढ़ा था स्टॉक्स और वहीं पर स्पेकुलेटिव पोजीशंस होती हैं, मार्केट जब भी गिरता है तो जहाँ भी स्पेकुलेटिव पोजीशंस बिल्टअप होती हैं पहले वहाँ लिक्विडेशन होता है। और ऐसा देखा जा रहा है कि पीएसयूज में काफ़ी बड़ी जो है बिकवाली हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि चुनिंदा पीएसयूज अगर यहाँ से भी अगर गिरते हैं तो आपको देखने चाहिए, क्योंकि होल एंड सोल अर्निंग्स जो है पे काफ़ी मुझे लगता है कि वहाँ पे जो है फर्दर काफ़ी अर्निंग्स अच्छी रहने वाली है, क्योंकि सरकार की जो मंशा है वो काफ़ी क्लियर है। और पीएसयू को लेकर काफ़ी सख्त है सरकार की जो है, इनको प्रॉफिटेबल होना चाहिए, अच्छी तरह ग्रोथ करना चाहिए। तो उनके लिए जो मानदंड उन्होंने स्थापित किए हैं, मुझे लगता है कि उसमें पीएसयूज काफ़ी अच्छा करेंगे। तो आपको जो भी प्रॉफिटेबल पीएसयूज हैं बैंकों को छोड़कर वहाँ पर भी आपको देखना चाहिए। और खासकर जो एनर्जी सेक्टर है, मुझे लगता है कि वहाँ पर अगर गिरावट होती है और कोई भी लंबी गिरावट हो तो वहाँ पर एक्यूमुलेट करना चाहिए, गिवन द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जो 2030 तक ऊर्जा के क्षेत्र में और विशेषकर जो है रिन्यूएबल क्षेत्र में जो है उस क्षेत्र में मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। तो आपको चुनिंदा शेयर्स वहाँ पर जरूर देखनी चाहिए। आप पीएसयू एनर्जी की बात करें सर, कुछ चुनिंदा नाम जो आपके जहन में है जहां पे आप कह रहे हैं कि गिरावट में एक्यूमुलेट किया जा सकता है? तो देखिए, एनर्जी सेक्टर में मुझे लगता है कि सबसे पहली जो है एनएचपीसी को देख लें, एसजेवीएन को देख लें, और दूसरा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहाँ पर कि कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ की बात कर रही है, वो देख सकते हैं। दूसरी जो है स्टेट पीएसयूज में मुझे जीएसएफसी कल ही मैं देख रहा था उसमें कि कंपनी काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ, वो कंपनी भी। तो ये तमाम कंपनियां जो कि नई एनर्जी ऊर्जा क्षेत्र की तरफ अपने कैपेबिलिटीज को बिल्ड कर रही हैं, और वहाँ पर देखना चाहिए। और ये जितने भी पीएसयूज हैं काफ़ी प्रॉफिटेबल हैं, और नया प्रॉफिटेबल
और जो भी PSUs प्रॉफिटेबल या कोई भी कंपनी हम देखते हैं कि अगर प्रॉफिटेबल है और एक्सपैंड कर रही है तो इट्स गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो वो मुझे लगता है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आपको निचले स्तरों पर इन तमाम कंपनियों को देखना चाहिए। ठीक है, ये तो बात हुई पीएसयू शेयरों की, लेकिन रियल्टी और मेटल सेक्टर की बात करें तो रियल्टी में सर हमने जब से बजट में वो इंडेक्सेशन वाला क्लॉज की बातचीत आई है उसके बाद से हमने देखा लगातार गिरावट हो रही थी, लेकिन अब शायद सरकार उस फैसले को रिव्यू करने के लिए तैयार है। पूरी तरह से वो फैसला नहीं वापस लिया जाएगा, लेकिन जो ग्रैंडफादरिंग का क्लॉज है वो हो सकता है शायद जुलाई 2024 तक के लिए उसे एक्सटेंड कर दिया जाए 2001 से लाकर। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है जिस वजह से रियल्टी शेयरों में हमने देखा खरीदारी के साथ शुरुआत हुई थी कल के सेशन में, नो डाउट हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। और दूसरी ओर मेटल जहां पे कहीं भी रिसेशन की बातचीत आए, चाहे वो यूएस में आए चाहे चाइना में आए, इन शेयरों की काफ़ी ज़्यादा पिटाई होती हुई नजर आती है। तो रियल्टी भी उभरा है और मेटल शेयर भी जो कमजोरी आई थी सोमवार के सेशन में उससे उभरते हुए दिखे हैं और हरे निशान में ही दोनों इंडेक्स बंद होने में कामयाब भी हुए हैं। आपको लगता है सर ये जो रिकवरी शुरू हुई है इन दोनों सेक्टर्स में जो कि काफ़ी कमज़ोर होते हुए देखे थे ऑफ लेट, क्या ये टिकाऊ है? तो देखिए, दोनों सेक्टर कह लें कि सिक्लिकल इन नेचर्स हैं और कह लें कि मोस्टली इकोनॉमिक साइकिल के साथ जो है चलते हैं ये दोनों सेक्टर। और जिस तरह से सरकार ने जो है प्रपोज किया है बजट, मुझे लगता है कि सबसे रैशनल चीज़ जो दिखी है वो थी कि इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटा देना, दैट टू ऑन रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस। आप अगर ये कहते हैं कि चलो अब हेंस फोर्थ ऐसा होगा तो वो ज़्यादा अच्छा होता। और जो है जैसे कि आपने बताया कि ग्रैंडफादरिंग की बात की जा रही है, मुझे लगता है कि अगर ये कर देगी सरकार तो, क्योंकि जिसने इसके पहले बजट को देखा है और जिन्होंने भी अपने इन्वेस्टमेंट को किया है, तो जब भी कोई भी लोग या कंपनीज इन्वेस्टमेंट करती हैं तो उनके सामने उनको पता रहता है कि हमें क्या टैक्स लगेंगे। और किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, किसी को इनहेरिट कर रहा है, और उन सारी चीज़ों को अगर इस तरह से आप रेट्रोस्पेक्टिव जाकर करेंगे तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी बड़ा एक इरेशनल कदम था। सरकार अगर सुन रही है बातों को और अगर कह ले तो मतलब इसको अगर वापस अमेंड करेगी तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा कदम होगा पूरे सेक्टर के लिए। लेकिन जो इनहेरेंट डिमांड है सेक्टर में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। रियल्टी सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें क्योंकि रजिस्ट्रेशन देख लें, इन्वेंट्री देख लें, डिकेडल हाई और इन्वेंट्री डिकेडल लो पर हैं। और दैट टू ऑन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया जो है वहाँ पर जितनी भी कंपनियां हैं काफ़ी लाभान्वित हो रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जाकर स्टॉक ले लेना है, क्योंकि स्टॉक्स में भी काफ़ी बड़ी उछाल हो चुकी है और मुझे लगता है कि इन स्तरों पर आपको कम्प्लीटली एक बार अवॉइड करना चाहिए। और सब्सटैंशियल अगर करेक्शन हो इन सारे स्टॉक्स में तब आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा पॉजिटिव ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुके हैं। और मेटल सेक्टर सर? और मेटल में मुझे जैसा लगता है कि देखिए, अगर आप बजट की बारीकियों को पढ़ें तो और वहाँ पर जिस तरह से केपेक्स की बात की गई है, 11,11,000 करोड़ रुपए सरकार जो है, जो मनसा इनको इन्होंने एंटरिंग या वोट ऑन अकाउंट पर दिया था उसी चीज़ को उन्होंने रिपीट किया है। तो और ये तरह से कह लें कि एक तरह से लोकली डिमांड ड्रिवन होता है, लेकिन प्राइसेस चूंकि अगर लोकली डिमांड ज़्यादा हो और प्राइस ज़्यादा हो और इंटरनेशनल प्राइस कम हो तो बहुत चांसेस होते हैं कि बाहर से भी सप्लाई आ सकती हो। तो ये एक डर हमेशा मेटल में रहता है। लेकिन चूंकि डिमांड यहाँ पर अच्छी होगी तो मुझे लगता है कि मेटल में आपके चुनिंदा शेयर्स काफ़ी अच्छे करने चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े केपेक्स के प्लान हैं सारे मेटल कंपनी में। अगर आप उठा के देखें इनकी जो है मैनेजमेंट कमेंट्री को पढ़ लें तो काफ़ी बुलिश है। तो और लेकिन यहाँ भी काफ़ी बढ़त हो चुकी है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो इंटीग्रेटेड बिजनेस है, जिनके पास माइंस हैं, जिनके पास अपनी ऊर्जा उत्पाद करने की क्षमता है, ऐसे बिजनेसेस को आपको डेफिनेटली निचले स्तरों पर देखना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेटेड कंपनीज जिनके पास माइंस हैं, जिनके पास खुद के एनर्जी के सोर्सेस हैं, उन शेयरों को आप मेटल सेक्टर में खरीदारी करके चल सकते हैं। कल हमारे साथ अंशुल जी जुड़े थे, उन्होंने टाटा स्टील और वेदांता दो नामों में बताए थे जो मेटल पैक्स हैं उनको पसंद है, और वो कह भी रहे थे कि मार्केट में एक बाउंस बैक हो सकता है, रियल एस्टेट मेटल दोनों बाउंस बैक करेंगे, और वैसा ही कुछ रुझान हमने कल के सेशन में देखा भी है। एडवांस डिक्लाइन की बात करें या फिर ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो हम, जैसे सर आप भी हाईलाइट कर रहे थे, केवल 222 शेयर ऐसे थे एनएसई पर जो कि हरे निशान में बंद हुए, बल्कि 2332 शेयर ऐसे हैं जो कि गिरकर ही बंद होते हुए नजर आए हैं। मिड कैप इंडेक्स 341 और स्मॉल कैप इंडेक्स 296 अंक गिरकर बंद हुए हैं। लेकिन अगर आप हाई से देखेंगे तो आपको गिरावट और भी ज़्यादा गहरी नजर आएगी, क्योंकि
जो दिन के दौरान करीब 53,500 का हाई बनाया था स्मॉल कैप इंडेक्स ने, वहाँ से ऑलमोस्ट 1450 अंक गिरकर बंद हुआ। और स्मॉल कैप इंडेक्स की भी अगर माफ़ कीजिए मिड कैप इंडेक्स की अगर आप बात करें तो यहाँ पे भी 57,000 का जो लेवल है वो इंटरडे में पार होता हुआ दिखा था, और वहाँ से करीब करीब 1500 अंक की गिरावट लेकर ही जो मिड कैप इंडेक्स है वहाँ पे भी हमने देखा है कि जो क्लोजिंग है वो बनती हुई दिखी है। तो चाहे आप मिड कैप इंडेक्स की बात करें चाहे स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें सर, दोनों में हमने देखा हायर लेवल से जो करेक्शन है ऑलमोस्ट 1450 से 1500 पॉइंट के आसपास का देखने को मिला। नो डाउट जब मार्केट में रिकवरी आ रही थी तो ये तब के दोनों ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर आने की कोशिश कर भी रहे थे, लेकिन हायर लेवल्स पे जो प्रॉफिट बुकिंग है वो इन शेयरों में भी काफ़ी ज़्यादा हावी होती हुई नजर आई है। तो ये जो छोटे मझोले स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं, काफ़ी हाई बीटा नेचर के होते हैं, इनमें क्या करना चाहिए सर? इनमें मुनाफा वसूली का सही समय है, खरीदारी करनी है, या इनको भी अवॉइड करें? देखिए, इसमें तो आपको बॉटम अप अप्रोच रखना चाहिए कि कहाँ पर रिजनेबली वैल्यूड शेयर्स हैं और कहाँ पर अपॉर्चुनिटी साइज अच्छी है, और जहाँ पर अर्निंग्स बैक जो है नहीं है, बैकिंग ज़्यादा नहीं है, और हियर से पे स्टॉक काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको बुक करना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि लास्ट के 2 सालों में जिस तरह से स्मॉल कैप में बढ़ोतरी देखी गई है, वो थोड़ा सा जो है वो डिस्कम्फर्टिंग साइन है, क्योंकि स्मॉल कैप का इतना तेज बढ़ जाना थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट डेफिनेटली लगता है कि दैट टू विदाउट अर्निंग ग्रोथ। जितनी अर्निंग ग्रोथ हुई है उससे जो है मतलब कह लें कि कई ज़्यादा परसेंटेज पॉइंट्स में ये चीज़ें बढ़ी हुई हैं। तो आपको जहाँ पर भी इस तरह की एक्टिविटी होती है तो वहाँ पर सावधानी रखनी चाहिए और काफ़ी फूंक फूंक कर कदम रखें, और जहाँ पर अपॉर्चुनिटी हो वहीं उसी स्टॉक को देखें। लेकिन अगर आप देखें मिड टू जो लार्ज कैप देखेंगे तो वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी साइज दिखेगी, और मिड कैप में भी चुनिंदा शेयर्स हैं जहाँ पर कि आपको देखनी चाहिए, और बॉटम अप अप्रोच रखें, ना कि जो है एक पूरा एक स्केल देख लें कि आपको नहीं, पूरी जो है बास्केट को देखनी है। अपॉर्चुनिटी साइज को डेफिनेटली देखना चाहिए, और किस तरह का मैनेजमेंट है, क्योंकि स्मॉल कंपनीज में मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू होते हैं कि अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं हो या कैलिबर नहीं हो, ज़्यादा मैनेजमेंट में ट्रस्टवर्दी नहीं हो, तो दिक्कतें होती हैं काफ़ी। तो इन सारी चीज़ों को देख कर इन्वेस्ट करें। सर मैं आपके पिक्स के ऊपर आऊंगा, लेकिन आपने जैसे कहा कि कुछ चुनिंदा मिड कैप स्मॉल कैप और खास करके जो मिड टू लार्ज कैप कंपनीज हैं उन पे फोकस करना चाहिए। कोई नाम या फिर कोई सेक्टर्स जो आपके जहन में हो जो आप मेंशन करना चाहेंगे? मिड कैप की बात कर रहे हैं हम कि क्या, मतलब जी, मैंने पिक की स्मॉल मिड बात कर कैप। रहे हैं? जी। मेरे पिक की बात कर रहे हैं कि किसी नहीं भी सर, मैं ऐसे पिक्स पे आऊँगा। ये जो आपने मिड टू लार्ज कैप्स की बात करी है, जो आप कह रहे हैं कि जिनमें अच्छे वैल्यूएशंस हैं या फिर जिनमें अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है, उन पे ज़रूर फोकस करना चाहिए। कोई सेक्टर्स या कोई नाम जो आपके जहन में जो आप मेंशन करना चाहें? देखिए, जो थीम है बेसिकली अगर आप देखें तो पहली चीज़ तो मैन्युफैक्चरिंग थीम है, जिसमें कि काफ़ी सरकार का जो है उद्यम है कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, तो उसमें देखना चाहिए। और मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देखें तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन पे बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, सेमीकंडक्टर पे बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, नई जो है ऊर्जा क्षेत्र पर, मतलब अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो उस पर काफ़ी काम हो रहा है। तो ये तमाम क्षेत्र होंगे जहाँ पर कि आपको चुनिंदा कंपनियां या जो कंपनियां अच्छी करेंगी, क्योंकि ये चीज़ें अनफोल्ड होने वाली हैं, और वहाँ पर आपको बेसिकली पोजीशन करना होगा। वैल्यूएशन डेफिनेटली इन सारी कंपनियों में, इन क्षेत्र पे जितनी भी कंपनियां हैं उसमें कम तो नहीं दिखता है, लेकिन करेक्शन में डेफिनेटली आपको रिलेटिवली थोड़ा कंप्रेस्ड वैल्यूएशंस मिलेंगे। तो अपॉर्चुनिटी को देखते हुए, क्योंकि 2030 तक ऊर्जा क्षेत्र में कह लें बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, और कार्बन फुटप्रिंट कम करेंगे हम। तो कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए से सोलर कह लें, सोलर पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पर आपको देखनी चाहिए अपॉर्चुनिटी। एनर्जी पे जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी पे देखें, हाइड्रोजन पे देखें, इस तरह की बहुत सारी थीम है जहाँ पर कि आपको देखना चाहिए, और वहाँ पर चुनिंदा कंपनियों को लेना चाहिए। चलिए ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव की ओर। आज की तैयारी हम शुरू करते हैं, हमने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज और इस हफ्ते इनफैक्ट कहाँ पे कमाई के मौके बन सकते हैं, किन शेयरों किन सेक्टर्स पे हमें नज़र रखनी चाहिए। सर सबसे पहले अगर हम कल के गेनर्स की बात करें तो टेक्सटाइल एक बहुत बड़ा विनर था कल के सेशन की, जहाँ तक बात है। बांग्लादेश में जो अनरेस्ट की बात आप कर रहे हैं उसका जो इम्पैक्ट है वो हम देख रहे हैं कि इंडियन जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनमें पॉजिटिव साइड पे देखने को मिला है, क्योंकि चाइना के बाद अगर टेक्सटाइल का कोई सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है तो वो बांग्लादेश ही है, और जिस तरह से वहाँ पे अनरेस्ट है माना जा रहा है कि शायद वहाँ से कुछ सप्लाई जो है वो डिसरप्ट हो सकती है, तो उसका जो फ़ायदा है वो शायद इनडायरेक्टली इंडियन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स के पास आता हुआ
नजर आए। तो एसपी अपैरल्स, केपीआर मिल्स, सेंचुरी इनका एक बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि 15 से 20% तक के मूव्स लेकर भी कल के सेशन में बंद होती हुई दिखी। तो ये जो टेक्सटाइल शेयरों में तेजी आई है सर, उनमें क्या करना चाहिए? क्या ये मुनाफा वसूली का मौका है या आपको लगता है कि ये सस्टेन करता हुआ दिखेगा? तो और देखिए, सबसे पहली चीज पूरे इंडस्ट्री के जो है डायनामिक्स को अगर देखेंगे तो बांग्लादेश को एक प्रिविलेज है, और दैट टू ऑन यूरोपियन जितने भी नेशंस हैं वहाँ से उनको प्रिविलेज मिलता है, उनको ड्यूटी जो है रिबेट्स मिलती हैं, और हमारी कंपनियों को उतना ज़्यादा नहीं मिलती हैं। और आने वाले टाइम पे ये सरकार काफ़ी दिनों से, जो कि यूके में जो पुरानी गवर्नमेंट थी उनके साथ काफ़ी, ऋषि सुनक के साथ काफ़ी हद तक बात बहुत ऊपर तक चली गई थी, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन बहुत जद्दोजहद चल रही है सरकार की कि हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें उनके साथ, और उसमें काफ़ी बेनिफिशियरी होती है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और बांग्लादेश को वहाँ से जो कि एक प्रिविलेज मिला हुआ है। अब चूंकि डिस्ट्रप्शन बांग्लादेश में है, इसका मतलब है कि वहाँ पर कह लें कि वहाँ की कंपनियाँ वो प्रोडक्शन शायद ना कर पाएँ, और उस केस में क्योंकि डिमांड वैसी रहेगी तो हमारी तरफ से जो है वो डिमांड जो रहेगी उसको रिप्लेनिश हम कर सकते हैं, यहाँ की कंपनियों पे आ सकता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आप देखें, मैं तो एक कंपनी देखता हूँ गोकुल दास एक्सपोर्ट, काफ़ी अच्छी कंपनी है इसमें। और इस कंपनी का उद्यम भी बांग्लादेश में इन्होंने कुछ किया था, क्योंकि चूंकि बांग्लादेश को ड्यूटी रिबेट है। इस कंपनी में कीनिया नाम में भी जो है, और कीनिया एक ऐसी कंट्री है जिससे कि यूएस और यूरोप दोनों उनको जो है ड्यूटी रिबेट देते हैं, और इस कंपनी ने वहां पर जाकर एक कंपनी को एक्वायर किया था जो कि दुबई बेस्ड हेडक्वार्टर थी करके, काफ़ी अच्छा इन्होंने किया। तो लेकिन अगर आप एट द सेम टाइम देखें, वैल्यूएशन तो सस्ते नहीं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि निटिंग साइड में अगर आप जाते हैं, जहाँ पर कि नितिन स्पिनर मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि बहुत बड़े केपेक्स हुए हैं वहाँ पर। स्पिनर में अगर आप देखें, वर्धमान टेक्सटाइल है, नितिन स्पिनर हैं, ये लोग लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगते हैं कि इसमें काफ़ी कैपेबिलिटीज बिल्डअप हो रही हैं यहाँ पर, और ये कंपनियाँ अच्छी लगती है। और काफ़ी निचले स्तरों पर हमने रेकमेंड भी किया था, बट नॉट एट दीज लेवल। लेकिन ये कंपनियां आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छा कर सकती हैं। चलिए, तो ये तो बात हुई टेक्सटाइल शेयरों की, जहाँ पे गोकुलदास एक्सपोर्ट्स हुआ, वर्धमान टेक्सटाइल्स हुआ, नितिन स्पिनर्स हुई। ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनमें आप पोजीशंस बना के चल सकते हैं। अब बांग्लादेश की बात सब चल ही रही है, तो सर हमने देखा कि मैरिको एक स्टॉक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता हुआ दिखा, क्योंकि इनके जो ओवरऑल इंटरनेशनल सेल्स हैं, जो रेवेन्यूज़ हैं, वहाँ पे बांग्लादेश से करीब 44% के आसपास का कंट्रीब्यूशन आता है, और ओवरऑल इनके रेवेन्यू में 12% की जो कंट्रीब्यूशन है वो दरअसल बांग्लादेश से या फिर इंटरनेशनल बिजनेस से ही आती है। तो उस लिहाज से ये जो बांग्लादेश में एक्सपोजर वाली कंपनीज हैं, मैरिको कल 6% से ज़्यादा गिरकर बंद हुआ। पिडिलाइट, जुबिलेंट फूड वर्क्स, गोदरेज कंज्यूमर, इमामी, एशियन पेंट्स, ये कुछ और कंपनीज है। उसमें हम चाहें तो वीआईपी इंडस्ट्रीज़ को भी जोड़ सकते हैं। वीआईपी इंडस्ट्रीज़ को मैं आगे डिस्कस करता हूँ, लेकिन जो बाकी तमाम कंपनीज हैं जिनका बांग्लादेश में एक्सपोजर है सर, उनके लिए आपकी क्या राय होगी? देखिए, बांग्लादेश में एक्सपोजर है, और वहाँ पर इकोनॉमिक कह लें कि एक्टिविटी थोड़ी कम होगी, लेकिन आप ये समझिए कि जो चीज़ खाने पीने की चीज़ें हैं या जो डेली रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, लोग तो उसको यूज़ करते रहेंगे। बिजनेस डिस्ट्रप्शन डेफिनेटली होगा, जो कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में नेगेटिव लॉन्ग टर्म के लिए जो निवेशक हैं उनके लिए पॉजिटिव होता है। क्या स्थिति हमेशा ऐसी बनी रहेगी? ऐसा तो नहीं है, मुझे नहीं लगता। जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशंस की तरफ बांग्लादेश बढ़ेगा, इंटरनेशनल कुछ सपोर्ट्स भी मिल सकते हैं, और चीज़ें जब स्टेबलाइज होंगी तो होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कि बरसात के सीजन जो राइट टाइम होता है आपको अपने बीज लगाने का, तो मुझे लगता है कि ये जो रेनी सीजन है एक तरह से मार्केट के लिए या फिर इन कंपनियों के लिए, कंज्यूमर कंपनियों के लिए, वहाँ पर आपको चुनिंदा कंपनियां देखनी चाहिए। मैरिको जैसा आपने बताया अच्छी है, लेकिन थोड़ा अगर करेक्ट हो, थोड़ा और यहाँ से ज़्यादा करेक्ट हो तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि इनके रिटर्न रेशियोज और सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। थोड़ा इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में होगा, लेकिन क्या हमेशा क्या वो व्यापार सारा बंद कर देंगे? ऐसा तो नहीं है। और मैरिको जो चीज़ें बनाती हैं वो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो कि हमें लगती हैं, तो क्या वो इस डिसरप्शन के बीच में क्या वो चीज़ें खुद बनाने लगेंगे? ये भी नहीं हो सकता है। तो चीज़ें होंगी, लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि आवागमन या शॉर्ट टर्म में, जैसे कि आप देखें कि कोविड एक डिस्ट्रप्शन था फॉर फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन उसके बाद चीज़ें सब स्टेबलाइज हुई। सिमिलर वे में मुझे लगता है कि ये जो डिस्ट्रप्शन है शॉर्ट टर्म होगा, लेकिन लॉन्गर टर्म में आपको मौका मिलेगा कि निचले स्तरों पर इन सारी कंपनियों को आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। चलिए, तो लॉन्गर टर्म के लिए जितने भी ये स्टॉक्स हैं जिनका बांग्लादेश में एक्सपोजर है, उनको आप डिक्लाइंस पे यानी कि गिरावट पे खरीदारी करके चलें, बशर्ते आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है।
इसके अलावा सर हमने देखा कल के सेशन में बैंक ऑफ अमेरिका ने, चाहे वो इंडस्ट्रियल्स हो, चाहे वो डिफेंस के शेयर हों, चाहे वो रेलवे से जुड़े हुए शेयर हों, इनको डाउनग्रेड किया है। इसमें एबीबी है, कमिंस है, कॉनकोर है, और वैसे भी हम देख रहे हैं कि एल&टी को छोड़ दे तो बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा है कि उनकी बाइंग लिस्ट में कोई भी शेयर नहीं है, लेकिन कोचिन शिपयार्ड हुआ, गार्डन रीच हुआ, इनमें गिरावट देखने को मिली। और भी कई सारे डिफेंस और पीएसयू नाम ऐसे हैं जो कि रेलवे स्पेस से हैं, जिनमें कल के सेशन में हमने देखा गिरावट देखने को मिली। बीईएल को भी डाउनग्रेड किया गया है। तो उस लिहाज से अब क्या व्यू बन रहा है सर इंडस्ट्रियल पे, डिफेंस और ये जो जितने भी रेलवे से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं उन पर? देखिए, अगर हम लोग तो देखते हैं कि प्राय बड़े जितने भी ब्रोकिंग हाउस हैं, सरकारी कंपनियां प्राय कम ही रहती हैं उनके रडार पर, और डाउनग्रेड कर दिया उन्होंने, ठीक बात है। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या अपॉर्चुनिटी साइज हो सकती है। अगर उन्होंने डाउनग्रेड किया और उसमें आपको करेक्शंस में बीईएल मिले, मुझे मुझे लगता है कि बीईएल में जिस तरह से मोर देन 80,000 करोड़ के ऑर्डर बुक हैं, और डिफेंस में, दैट टू ऑन डिफेंस साइड। और डिफेंस में अगर आप देखें कि सरकार की जो मंशा है कि हमारा आत्मनिर्भर हो जाना, और जो इंडिजिनस प्रोक्योरमेंट करना, अपनी ही कंपनियों से, अपनी देसी कंपनियों से माल को खरीदना, और जिस तरह से हमारे बजट के साइज बढ़ रहे हैं, डिफेंस के एक्सपेंसेस भी उसी अनुपात में हर साल बढ़ते जा रहे हैं। तो और आप देखें कि एक साइजेबल पोर्शन, तकरीबन जो है 8 to 9% डिफेंस पे एक्सपेंडिचर है हमारे पूरे देश का। और हर साल जो है बढ़ रहा है, दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने के जो है रास्ते पर हम हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो दिशा है सरकार की तरफ से ब्रॉडली अच्छी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में बहुत सारी चीज़ें अप मूव कर गई थी। तो लेकिन आपको अपॉर्चुनिस्ट बनना है, और लंबी अवधि में अगर ये चीज़ें अगर निचले स्तरों पर मिलती हैं तो आपको डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए उन्हें। ओके, तो लोअर लेवल्स पे लंबी अवधि के लिए एक्यूमुलेट करना चाहिए। जहाँ तक डिफेंस शेयरों की बात है, रेलवे शेयरों पर भी यही राय है आपकी सर? देखिए, रेलवे में मैं तो ब्लैंकेट तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर मुझे जो पसंद है रेलवे में, आरवीएनएल और आईआरसीटीसी, ये दो कंपनियां हैं जो कि अगर आरवीएनएल निचले स्तरों से हाल फिलहाल में काफ़ी बढ़ गया था, तो थोड़ा अवॉइड करें एट दीज लेवल। बट लेकिन अगर सब्सटैंशियल करेक्शन होता है, क्योंकि हमारे यहाँ आज के दिन में भी अगर पूरे दुनिया में, पूरे देश में अगर देखें, रेलवे में ये बहुत एक्सपेंशन की गुंजाइश है। और जिस तरह से अभी एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं लोग कि बड़े बड़े स्टेशन अच्छे हो रहे हैं, या अच्छी सेवाएं हमको मिल रही हैं, तो वो सारी सेवाएं कह लें कि इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएनएल प्रोवाइड करती है। तो मुझे लगता है कि इस पे स्कोप होगा लंबी अवधि के लिए अगर आप देखते हैं तो, लेकिन नॉट एट दीज लेवल। करेक्शन अगर होता है तो आपको देखना चाहिए। दूसरी जो प्लेटफॉर्म बिजनेस की कंपनी आईआरसीटीसी, जिस पर की बुकिंग्स होती हैं सारी, आप जो जो भी टिकट बुकिंग करते हो, वो है प्लेटफॉर्म का बिजनेस है, मोनोपोली बिजनेस है, प्रॉफिट मेकिंग वेंचर्स हैं इनके। तो ये कंपनी, दो कंपनियां हैं जो कि दिखती हैं कि आने वाले टाइम पे अच्छा कर सकती हैं। चलिए, तो आरवीएनएल और उसके साथ साथ आईआरसीटीसी, ये दो ऐसे नाम हैं जो कि सर को पसंद है। करेक्शन में आप चाहें तो इनको भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके चल सकते हैं। कल जो रिकवरी आई सर, उसमें जो कुछ सेक्टर्स पॉजिटिव साइड पे बंद हुए, उसमें आईटी भी एक नाम था, और खास तौर पे जो मिड कैप आईटी कंपनीज हैं, जिसमें आप फर्स्टसोर्स देखिए, इनके नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग थे। सोनाटा सॉफ्टवेयर, इंटेलेक्ट डिज़ाइन, और उसके साथ साथ कुछ दिग्गजों में हमने देखा, टेक महिंद्रा में भी काफ़ी अच्छे गेंस बनते हुए दिखे कल के सेशन में। कमज़ोर बाजार में भी, यानी कि बाजार भले ही कमज़ोर बंद हुआ, लेकिन ये स्टॉक पॉजिटिविटी के साथ बंद होते हुए नजर आए। तो क्या आईटी में फिर से एक बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होना शुरू हो गया सर, ऐसा लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि अभी तो चूंकि आईटी में अगर आप देखें, छोटे मझोले आईटी शेयर्स में काफ़ी बड़ा गेन ऑलरेडी आ चुका है। हम्म। तो थोड़े सा आप अवॉइड करें, थोड़ा सा कूल ऑफ होने दें, और जैसे मीन रिवर्जन जिसे कहते हैं, हम्म। थोड़ा रिवर्ट होके अपने मीन या मीडियन एवरेजेस के पास आने दें, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मुझे लगता है कि इसमें चुनिंदा जो शेयर्स होंगे उसमें आपको देखना चाहिए, जिनसा टेक अगर निचले स्तरों पर मिले, बिरला सॉफ्ट मिल जाए, एफएसएल मिल जाए। ये तमाम कंपनियां अच्छी कर रही हैं और आने वाले टाइम पे भी अच्छा करेंगी। या फिर डेटा एनालिटिक्स के लिए अगर देखें तो लेटेंट व्यू अगर आपको मिल जाए नीचे निचले स्तरों पर, तो ये तमाम कंपनियां हैं जहां पर अच्छा मुझे दिखता है कि आने वाले टाइम पे अच्छा कर सकती हैं। एचसीएल टेक अगर आपको, जो कि बड़ी कंपनी है, वहां पर भी मुझे लगता है कि अगर सब्सटैंशियल करेक्शन हो तो देखना चाहिए। ओके, तो मिड कैप आईटी में जेंसर टेक है, एफएसएल यानी कि फर्स्ट सोर्स, बिरला सॉफ्ट, लेटेंट व्यू, और दिग्गजों में एचसीएल टेक एक ऐसा नाम है जो कि आपको नीचे अगर करेक्शन में मिलता है, कूल ऑफ होने के बाद, तो आप इनमें खरीदारी करके चल सकते हैं। अब बात करते हैं तिमाही नतीजों की, और तिमाही नतीजों के आधार पर हमने देखा सर बीईएमएल के नंबर आए थे। जैसा बीएचईएल के केस में था, घाटा था, वैसा ही कुछ रुझान हमने बीईएमएल में भी देखा।
और स्टॉक की कल पिटाई होती हुई दिखी नतीजों के बाद। पीएफसी के नंबर्स भी इतने प्रॉमिसिंग नहीं थे, तो वहाँ पर भी पिटाई होती हुई दिखी। चंबल फर्टिलाइजर, वेदांता, वीआईपी जिसकी मैंने पहले भी बात करी थी, 93% इनके मुनाफे में ड्रॉप आया और हमारे सामने जो बांग्लादेश का इनका एक्सपोजर है वो ऑलरेडी सामने हमें दिख ही रहा है। और टाटा पावर के मुनाफे में भी केवल 4% के आसपास की ही बढ़ोतरी देखने को मिली। तो क्या करना चाहिए सर? ये बीईएमएल 7% गिर गया, पीएफसी में भी 5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली। इस तरह के रिजल्ट्स के जो रिएक्शंस आ रहे हैं, क्या इनमें खरीदारी करनी चाहिए या फिर जहाँ जहाँ रिजल्ट्स के बाद गिरावट हो रही है थोड़ा वेट करना चाहिए और भी गिरावट बढ़ सकती है? आप पीएफसी की बात कर रहे हैं ना सर? पीएफसी, बीईएमएल, चंबल, वेदांता सर, वीआईपी हाँ। इंडस्ट्रीज। देखिए, ये तमाम कंपनियों में अगर आप देखें, चंबल अच्छी कंपनी है। एक कभी कभी क्या होता है कि वन ऑफ क्वार्टर्स हो जाते हैं, जिसके कारण कि आपको दिखता है। तो चंबल आई थिंक लोअर लेवल पे एकदम देखना चाहिए। बढ़िया कंपनी है, कलकत्ते की ही कंपनी है। दूसरी जो है बीईएमएल, चूंकि मैं उसको बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ। ऑलरेडी रेलवे डिफेंस में काफ़ी काम करती है, बट मैंने काफ़ी क्लोज से नहीं देखा है। और फाइनेंस ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुका है। तो मुझे लगता है कि निचले स्तरों पर अगर आप देखें, 400 के आसपास अगर दिखता हो तो देखें। क्योंकि बहुत बड़ी तेजी ऑलरेडी जहां फैक्टर्ड इन हो चुकी है, काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर इन कर चुका है। और परफॉर्मेंस नहीं देता है क्वार्टर नंबर पे, तो एक निराशा होती है और फिर मार्केट में सेलिंग आ जाती है। तो ऐसी जगह पर जहां पर ऑलरेडी फैक्टर्ड इन बहुत सारी चीज़ें हैं, नतीजे अच्छे नहीं हैं, तो एक बार को अवॉइड करें और सब्सटेंशियल करेक्शन होने दें, तभी आप एंटर करें। ठीक है, सब्सटेंशियल करेक्शन का आप वेट करें। कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जिनके लिए वन ऑफ क्वार्टर जरूर हुआ है, लेकिन जो लेवल्स आपको बताए गए हैं वहाँ पे आप चाहें तो इनको एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। आज वाले नतीजों की बात करें सर, इसमें बहुत सारी कंपनियां, जिसमें पीडीलाइट है, गोदरेज कंज्यूमर है, एक बहुत ही रिटेल फेवरेट स्टॉक है एनएचपीसी, इसके नंबर्स भी आने वाले हैं, कोरोमंडल है, एनएलसी इंडिया है, बीएससी, ये भी अब ट्रेडर्स का फेवरेट स्टॉक है, काफ़ी वाइल्ड मूव्स इसमें आते हैं, अपोलो टायर्स, सिप्का लैब्स और गोदरेज इंडस्ट्रीज, इनके भी नंबर्स आने वाले हैं। तो काफ़ी लंबा चौड़ा रिजल्ट कैलेंडर है आज की भी जहाँ तक बात है। तो कोई ऐसा नाम जो कि आपके रडार पे हो सर, नंबर्स के बेसिस पर, या फिर वैसे आपको पसंद हो? देखिए, इसमें तो मैं जिसको ट्रैक कर रहा हूँ, जैसे आप कोरोमंडल का नाम लिया, आपने एनएचपीसी का नाम लिया, पिडिलाइट है, बीएससी है, ये तमाम हैं जो कि मेरे वॉच लिस्ट में हैं। और मैं काफ़ी जो है सतर्क हूँ कि इनको इनको अगर कहीं भी निचले स्तरों पर मिलते हैं ये, ड्यू टू एनी क्वार्टर जो है ब्लिफ होता है अगर, तो ये तमाम कंपनियां हैं जो कि अच्छी कंपनियां हैं, बेटर कंपनियां हैं। और इसमें अगर निराशा होती है तो इसमें मैं थोड़ा अलर्ट हूँ कि निचले स्तरों पर एक्यूमुलेट किया जाए। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं। फाइनल सवाल आपके सामने रखता हूं सर, आपको क्या लगता है सर आज के लिए और इस हफ्ते में कहाँ पे खरीदारी करने के मौके या फिर कहाँ पे पैसा बन सकता है जहाँ पे आप रेकमेंड करेंगे कि बाइंग की जा सकती हो? देखिए, मैं तो जब कभी भी कोई भी स्टॉक रेकमेंड करता हूँ या फिर अपने पोर्टफोलियो में भी जगह देता हूँ, तो मैं हफ्ते 2 हफ्ते के लिए तो एकदम नहीं करता। मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं एक साल नहीं रख सकता हूँ तो मैं एक दिन भी ना रखूँ उसको। इस तरह के मंशा से मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। और अगर हो सकता है कि हफ्ते में 10 दिन में अगर रिटर्न आ जाए, तो मैं जो है उसको लेने से भी नहीं चूकता हूँ। तो इस तरह से मैं शुरुआत करता हूँ। और मैं सलाह भी जो करता हूँ खुद, वो दूसरों को सलाह भी वैसे ही देता हूँ। उसमें देखिए, 2 कंपनियां हैं जो कि सर्विसेज सेक्टर से ही हैं। उसमें अपडेटेड सर्विसेज है जो कि फैसिलिटी मैनेजमेंट है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं इनके। इनको देखा जा सकता है, बट नॉट एट दीज लेवल। थोड़ा सा करेक्शन हो तो आप देखें। दूसरा जो वीज़ा प्रोवाइड करती है, बीएलएस इंटरनेशनल है, काफ़ी अच्छे नतीजे हैं। और जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी बढ़ा हुआ भी था। तो यहाँ पर भी पोजीशंस थोड़ी लें, 10-15%, लेकिन काफ़ी अच्छे नंबर्स रहे हैं, बहुत दिनों से अच्छे नंबर्स चल रहे हैं। काफ़ी बड़ी हो चुकी है कंपनी, 16,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हो चुका है। मैं नहीं कहूँगा कि आप तुरंत सब ले लें, थोड़ा थोड़ा लें, एक्यूमुलेट करें। नंबर्स अच्छे हैं। और चूंकि ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा हो रही है लोगों के द्वारा, और दैट टू आफ्टर कोविड, अगर आप देखें जिस तरह से लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और उसका पूरा बेनिफिट्स जो है बीएलएस इंटरनेशनल को मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये 2 कंपनियां जो कि एक फैसिलिटी मैनेजमेंट में हैं, कॉरपोरेट्स को काफ़ी हेल्प करती हैं उनकी चीज़ों को ठीक करने के लिए, उनकी इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए। और दूसरा, आपकी ट्रैवल के लिए जो चीज़ें, वीज़ा जो है उसके लिए, तो बीएलएस इंटरनेशनल, ये 2 कंपनियां हैं जो कि करेक्शंस में आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है सर, अपडेटेड सर्विसेज में देख पा रहा हूँ कि 310 रुपये के आसपास है, और बीएलएस इंटरनेशनल का भी कोई लिस्टिंग का बहुत लंबा इतिहास नहीं है। तो क्या टारगेट होंगे या क्या अपसाइड की आप गुंजाइश समझ के चल रहे हैं, अगर कोई एक साल लगता भी है जैसे आप कह भी रहे हैं?
तो देखिए, मैं जब कभी भी मतलब एक साल में मैं ये देखता हूँ कि कोई भी चीज़ 30 से 40% एटलीस्ट मुझे मिल जाए, और मैं उस मंशा से उसमें एंटर करने की कोशिश करता हूँ, और एक साल देने की बात करता हूँ। तो आई एम वेल ऑफ, अगर मुझे एक साल में इतना मिलता है तो। ठीक है, तो अपडेटेड सर्विसेज और BLS इंटरनेशनल दोनों में करेक्शन पे खरीदना है, और एक साल का व्यू अगर आप लेके चलेंगे तो कम से कम 30 से 40% तक की जो अपसाइड है वो इन दोनों स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। तो इतना आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप एक साल होल्ड करेंगे तो 30 से 40% के आसपास के रिटर्न्स आपके इन दोनों शेयरों में बनते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर सर, बहुत सारे स्टॉक्स की बात हुई है। तो देखिए, पहले तो धन्यवाद आपको कि आपने मुझे अपने शो में शामिल किया। दूसरी चीज़ कि कुछ चीज़ें हमने बात की हैं, डेफिनेटली हमारा एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। पावर सेक्टर में काफ़ी स्टॉक्स हो सकते हैं हमारे पास हों। तो SJVN स्पेशली में, जो कि मेरे पोर्टफोलियो में है, और NHPC हम देख रहे हैं कि कभी भी करेक्शंस हो रहा है जो उसमें कहीं उसको ऐड किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, और विश यू अ वेरी गुड डे सर। थैंक यू वेरी मच। तो क्या खरीदे क्या बेचे में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि 3 दिन से जो बाजार में गिरावट आ रही है वो खरीदारी में बदलती हुई दिखे, बाजार एटलीस्ट कम से कम रिकवर होकर हरे निशान में बंद होता हुआ दिखे, ऐसी हम उम्मीद करके चल रहे हैं। लेकिन सुबह 10:30 बजे मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके साथ जुड़ेंगे, जो आपको बताएंगे कि बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, नतीजों के दम पर कहाँ एक्शन बन रहा है, और छोटे मुजल्ले स्टॉक्स में आपको किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए। तो सोमवार से शुक्रवार सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में जुड़ना न भूलिएगा। विवेक मित्तल आपके लिए लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। तो क्या खरीदें क्या बेचें में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।